नमस्कार दोस्तों। राजनीति और क्रिकेट दो ऐसे जुनून जो भारत के दिल की धड़कन है, लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आ जाए तो टकराव नहीं बल्कि टाइमिंग का गणित शुरू हो जाता है। जी हाँ, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन वक्त था थोड़ा अनूठा। आमतौर पर रात 8 बजे का वो प्रधानमंत्री स्लॉट इस बार शाम 5 बजे क्यों खिसक गया, यही सवाल उठाया है शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने। और फिर शुरू हो गई राजनीति की नई पारी। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत बोले, प्रधानमंत्री का लोगों को गुमराह करने का मानक समय रात 8 बजे है, लेकिन इस बार अचानक शाम 5 बजे क्यों? लोग कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मैच था और बीजेपी कार्यकर्ता चाहते थे कि बिना किसी रुकावट के मैच का मजा लिया जाए। अब राउत के इस बयान में राजनीति का मजा तो है ही, लेकिन क्रिकेट के तड़के ने इसे और चटपटा बना दिया। सवाल ये भी है कि अगर राष्ट्र के नाम संबोधन और क्रिकेट का टकराव होता तो क्या जनता रिमोट पर भी लोकतंत्र निभाती या फिर सीधे मैच पर स्विच करती? बता दें कि संजय राउत ने यहाँ तक कह डाला है कि यह कैसी देशभक्ति है जब देशभक्ति का टेस्ट मैच चल रहा हो और आप टाइमिंग मैच के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। सोचिए जरा, एक तरफ प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग टीम इंडिया के लिए नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय। तो क्या देशभक्ति की दो पिचें एक साथ खेली जा रही थी? राजनीति के मैदान में संजय राउत ने यही छक्का जड़ने की कोशिश की। तो दर्शकों, ऐसे में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन की जिसने रविवार की शाम को डेडलाइन बनाया। पीएम ने जनता से अपील की, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाइए, हर दुकान में भारतीय उत्पाद सजाइए। भारत के बेटों बेटियों की मेहनत और पसीना इन प्रोडक्ट्स में झलकता है। यानी मैच भले ही भारत पाकिस्तान का रहा हो, लेकिन पीएम मोदी ने पिच तैयार कर दी भारत बनाम विदेशी सामान की। बता दें कि पंतप्रधान ने अपने संबोधन में नया मंत्र दिया, नागरिक देवो भव। उन्होंने कहा है कि जीएसटी सुधारों ने लोगों के लिए बचत का रास्ता खोला है। आयकर और जीएसटी छूट मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब में बचे हैं। उन्होंने इसे नाम दिया बचत उत्सव। छोटे व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह राहत भरी खबर बताई गई। मोदी का संदेश साफ था, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है और मेड इन इंडिया को अपनाना ही देश की असली ताकत है। लेकिन राजनीति तो वही आकर ठहरती है जहाँ विपक्ष तंज कसने का मौका न गवाए। संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भी अब चुनावी और इवेंट आधारित हो गया है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि गुमराह करने का समय भी बीजेपी अपने हिसाब से तय करती है। यानी एक और पीएम देशवासियों से स्वदेशी अपनाओ का आह्वान कर रहे थे, दूसरी ओर विपक्ष इसे क्रिकेट ट्रिक बता रहा था। सवाल ये भी उठता है, क्या राजनीति में क्रिकेट का इस्तेमाल अब नया नैरेटिव सेट करने का हथियार बन रहा है? ऐसे में दर्शकों, आम जनता के लिए रविवार की शाम दिलचस्प थी। एक तरफ टीवी पर प्रधानमंत्री का संबोधन, दूसरी ओर थोड़ी ही देर बाद भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच। लोगों ने रिमोट हाथ में लिया और दोनों चैनल स्विच करते रहे। कुछ लोग बोले, पहले देश की बात सुन लेते हैं फिर मैच का मजा लेंगे, जबकि कुछ ने कहा, देशभक्ति अपने दिल में है, टीवी पर तो मैच ही देखेंगे। यानी जनता ने भी अपनी अपनी प्राथमिकताओं का सिलेक्शन कर लिया। तो ऐसे में दर्शकों, कहानी का सार यही है, राजनीति और क्रिकेट दोनों में टाइमिंग ही सब कुछ है। संजय राउत का तंज हो या प्रधानमंत्री का संदेश, दोनों की गूंज अलग अलग पिचों पर सुनाई दी। एक तरफ विपक्ष सवाल कर रहा है, देशभक्ति की असली परिभाषा क्या है? वही सरकार कह रही है, स्वदेशी अपनाओ, बचत उत्सव मनाओ। अब देखना यह होगा कि जनता किसे ज्यादा तवज्जो देती है, मैदान में गूंजती भारत भारत की आवाज को या फिर प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ के नारे को। तो दर्शकों, ये थी राजनीति और क्रिकेट का अनोखा संगम। अगली बार जब प्रधानमंत्री रात 8 बजे या शाम 5 बजे बोले तो आप तय करिए रिमोट कहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और क्रिकेट दोनों ही भारत में सबसे बड़े धर्म हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में न रिश्ते स्थायी होते हैं न दुश्मनी। सोमवार 22 सितंबर को इसका ताजा सबूत मिला, जब शिवसेना के पूर्व विधायक सदा सरवणकर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। ये वही सरवणकर है जिन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ ताल ठोकी थी। दर्शकों, बता दें कि शिवाजी पार्क जिमखाना के पुनर्उद्घाटन का मौका था। मंच पर शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल देसाई और माहिम सीट से मौजूदा विधायक महेश सावंत भी मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें टिक गई सरवणकर और राज ठाकरे पर।
ऐसे में सदा सरवनकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने राज साहब का आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन रिश्ते कभी नहीं टूटते। दरअसल दर्शकों, सरवनकर और राज ठाकरे का रिश्ता नया नहीं है। दोनों के बीच लंबे वक्त से राजनीतिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन व्यक्तिगत समीकरण हमेशा बने रहे। यही वजह है कि सरवनकर ने मंच पर खुलेआम कहा, आज मैं उनका पड़ोसी हूँ। लेकिन दर्शकों, कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, राजनीति की भी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में माहिम सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत को मिले 50,213 वोट, सदा सरवनकर को मिले 48,897 वोट, जबकि अमित ठाकरे को मिले थे 33,062 वोट। और इसका परिणाम ये रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत चुनाव जीते और सरवनकर दूसरे और अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे। और यही से सरवनकर और ठाकरे परिवार के बीच खटास गहराई। बता दें कि सदा सरवनकर की राजनीति का ग्राफ भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वे 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े और राज ठाकरे की पार्टी के नितिन सरदेसाई से हार गए। 2014 में शिवसेना के टिकट पर वापसी की और उसी सरदेसाई को मात दी। 2019 में फिर जीत दर्ज की, इस बार एमएनएस के संदीप देशपांडे को हराया। यानी राजनीति में दुश्मन भी वही, प्रतिद्वंदी भी वही, बस वक्त के साथ पार्टी और हालात बदलते गए। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरवनकर और राज ठाकरे की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भर थी या फिर ये 2029 की राजनीति की ट्रेलर क्लिप है? क्या एमएनएस और शिंदे गुट किसी नई दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ पुरानी पड़ोसी रिश्तों को मंच पर दिखाने की कवायद थी? तो ऐसे में दर्शकों, राजनीति के जानकार मानते हैं कि मुंबई की सीटें हमेशा समीकरण बदलती रही है। माहिम सीट पर 3 ताकतें शिवसेना, यूबीटी, शिंदे गुट और एमएनएस बार बार एक दूसरे के वोट काटती रही। ऐसे में अगर भविष्य में कोई नई गठजोड़ की सुगबुगाहट होती है तो उसका असर सीधे विधानसभा पर पड़ेगा। तो दर्शकों, कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस मौके और हालात होते हैं। आज राज ठाकरे और सरवनकर की मुलाकात ने यही साबित कर दिया। अब देखना यह है कि ये मुलाकात सिर्फ आशीर्वाद तक सीमित रहती है या भविष्य की राजनीति का कोई नया अध्याय लिखती है। ऐसे में रिश्ते बनाम राजनीति की ये कहानी जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, MDR न्यूज में आपका स्वागत है। मराठवाड़ा, जहां हर साल किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते थे कि कब मेघ बरसेंगे, कब सूखे से राहत मिलेगी, वही मराठवाड़ा इस बार ऐसी बारिश में डूबा कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। खेत खलिहान से लेकर सड़कें, पशुधन और मकान तक सब कुछ पानी के सैलाब में समा गया। पिछले 7 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मराठवाड़ा को बुरी तरह झंझोर कर रख दिया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। लातूर में 3, धाराशिव में 1, बीड़ में 2 और नांदेड़ में 1 मौत हुई है। जान माल का नुकसान बेहिसाब है। लाखों हेक्टेयर खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जो खेत सूखे में दरकते थे, वही खेत अब पानी में डूबकर किसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि इसी तबाही के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सामने आए। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की महायुति सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, किसानों के बैंक खातों में तुरंत भरपाई की रकम जमा की जाए। पहले मदद दीजिए, बाद में जांच कीजिए। दर्शकों, उद्धव की मांग है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से तबाह हुई खेती को बचाने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों के कर्ज की किस्तें फिलहाल रोकी जाए और बैंकों को निर्देश दिए जाए कि खाते से कटौती न करें। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पुराने नियमों पर भी सवाल उठाए हैं। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सिर्फ 2 हेक्टेयर तक सहायता दी जाती है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार तबाही इतनी व्यापक है कि सीमा 3 हेक्टेयर तक बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने ओला दुष्काल जैसी तकनीकी शर्तों को भी खारिज करने की अपील की है। उद्धव के मुताबिक सरकार को इस वक्त उदार रुख अपनाना चाहिए और राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का यह हमला सिर्फ केंद्र पर नहीं बल्कि राज्य की शिंदे फडणवीस पवार सरकार पर भी था। उन्होंने तंज कसा है कि सरकार अपनी इमेज चमकाने के लिए विज्ञापनों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन जब किसान डूब रहा है तो मदद के लिए हाथ क्यों बंधे रहते हैं।
मराठवाड़ा के बीड, लातूर, धाराशिव, जालना, संभाजीनगर, नांदेड़ और परभनी जिलों में बारिश ने खरीफ के साथ रबी फसल पर भी संकट खड़ा कर दिया है। पशुधन बह गया, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और गाँवों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी गई है। तो वही दर्शकों, सबसे तीखा आरोप उद्धव ठाकरे ने यह लगाया कि मराठवाड़ा के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से दौरे करने का समय तक नहीं निकाल पा रहे। सरकार के एक भी मंत्री ने बांधों पर जाकर हालात का जायजा नहीं लिया। वे सिर्फ मंत्रालय में बैठकर टीवी देखकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बारिश ने यहाँ सिर्फ फसलें नहीं डुबोई बल्कि उम्मीदें भी बहा दी है। किसान जो खरीफ में अपनी पूरी पूंजी झोंक चुके थे, अब रबी की फसल के लिए बीज और खाद तक जुटाने में असमर्थ है। कई गांवों में छोटे किसान अपने खेतों की मिट्टी बह जाने से बिल्कुल खाली हाथ रह गए हैं। मराठवाड़ा के एक बुजुर्ग किसान ने तो यह तक कह दिया है कि सालों से सूखे से लड़ते रहे, अब पानी ने मार दिया। सरकार चाहे जिसकी हो, पेट की आग कैसे बुझेगी। तो दर्शकों, राजनीति के गलियारों में यह मुद्दा अब जिम्मेदारी किसकी है वाले सवाल पर अटक गया है। उद्धव ठाकरे याद दिलाते हैं कि महाविकास आघाड़ी के शासन में जब सूखा और चक्रवात आया था, तब भी केंद्र ने सिर्फ तुच्छ सहायता दी थी। अब जब मराठवाड़ा डूब रहा है, तब भी हालात वही है। राज्य सरकार अभी तक आधिकारिक बड़े पैकेज की घोषणा नहीं कर पाई है, सिर्फ पंचनामा और आकलन की बातें हो रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान को तुरंत नगद राहत चाहिए। ऐसे में दर्शकों, आखिर इस बार मराठवाड़ा को क्या मिलेगा, वास्तविक मदद या फिर सिर्फ घोषणाओं की बरसात? किसानों की उम्मीदें आसमान की ओर है, लेकिन अब यह आसमान बारिश नहीं बल्कि राहत बरसाए, यही उनकी अंतिम उम्मीद है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। क्रिकेट के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को 2-2 बार हराया, लेकिन राजनीति के मैदान में आशीष शेलार ने ऐसा वार किया है कि सीधे पाकिस्तान की गली तक गूंज सुनाई दी। दर्शकों, आशीष शेलार महाराष्ट्र के फायर ब्रांड मंत्री मंगलवार को मीडिया के सामने आए और उद्धव ठाकरे गुट व संजय राउत पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि संजय राउत अपने लिए पाकिस्तान भूषण अवार्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका सीधा आरोप था कि जो पाकिस्तान चाहता है वही संजय राउत कर रहे हैं। जय शाह पर निशाना साधना, टीम इंडिया की जीत पर चुप्पी साध लेना और बार बार देश विरोधी सुर छेड़ना, ये सब किसके लिए हो रहा है? यानी दर्शकों, शेलार का इशारा साफ था, संजय राउत अगर चुप है तो ये चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है। तो वही दर्शकों, आशीष शेलार यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सैम पित्रोदा का जिक्र करते हुए बोले कि राहुल गांधी के सलाहकार कहते हैं कि पाकिस्तान में जाते हैं तो अपने घर जैसा लगता है। जहां दाऊद छिपा बैठा है, जहां से मुंबई पर हमला हुआ, वहां जाकर अपनापन महसूस करना कांग्रेस की असली सोच है। ऐसे में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सीधे सवाल उठाए हैं कि इस पर संजय राउत चुप क्यों है, क्यों पाकिस्तान को लेकर हर बार सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। दर्शकों, जानकारी दे कि शेलार ने अपने आरोपों की लिस्ट में एक और धमाका जोड़ा। उन्होंने कहा है कि यासीन मलिक ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि वो पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मिला और उस वक्त मनमोहन सिंह ने उसकी तारीफ कर दी। क्या इस पर राउत और यूबीटी का कोई बयान आया? नहीं। यानी बीजेपी की दलील साफ है, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों मिलकर पाकिस्तान की लाइन पर खड़े हैं। ऐसे में दर्शकों, अब मुद्दा बदला, टोन बदला। आशीष शेलार ने सीधे बीएमसी के खजाने पर वार किया। उन्होंने कहा है कि हाँ, डिपॉजिट कम हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की है। शेलार ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के वक्त जब आदित्य ठाकरे महापालिका देखते थे, तब कोरोना के दौरान 12,000 करोड़ रुपए बिल्डर्स को माफ किए गए, प्रीमियर में छूट दी गई। अगर वो पैसे बीएमसी के पास रहते तो फिक्स डिपॉजिट में होते। ये घाटा बीजेपी का नहीं, ठाकरे परिवार का पाप है। ऐसे में दर्शकों, अब ये असल में खेल है आने वाले चुनाव का। क्रिकेट के मैदान में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, लेकिन महाराष्ट्र के मैदान में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी आमने सामने है। यहाँ पर हर बयान चुनावी वोट की पिच तैयार कर रहा है। आशीष शेलार ने जिस अंदाज में पाकिस्तान और अवार्ड का ताना मारा, वो बीजेपी की नेशनलिज्म वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वही उद्धव ठाकरे गुट अपनी मराठी अस्मिता और बाला साहब की विरासत की बात करता है। ऐसे में दर्शकों, आशीष शेलार का ये जबरदस्त हमला सिर्फ बयान नहीं बल्कि चुनावी बॉलिंग का बाउंसर है। सवाल है, क्या ये बाउंसर संजय राउत और उद्धव गुट को चकमा देगा या फिर महाराष्ट्र की पिच पर कोई नया खेल खेलेगा? ऐसे में क्रिकेट में भारत जीता, राजनीति में कौन जीतेगा, ये तय करेगा आने वाला चुनावी वक्त। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।